Welcome back to our channel, everyone. Today we bring to you our second video of the Destroyed series, and today we will be destroying Sale of Goods Act 1930. We know all of you are fed up और आप लोग परेशान हो चुके हैं 3-3, 4-4 घंटे के सोगा के वीडियोस देख के। आप लोगों को लगता है कि अरे 1 घंटे में तो सोगा पूरा पढ़ा ही देगा बंदा, और ऐसा आपसे प्रॉमिस भी किया जाता है वीडियो के स्टार्ट में। लेकिन 1 घंटे देखने के बाद आपको पता चलता है कि OMG, 1 घंटे में तो सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज बताया गया है। बट आज इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी 2 पार्ट्स इन दिस वीडियो। पहले पार्ट में हम पूरा एक्ट डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, और सेकेंड पार्ट में हम ऑल स्टेट सोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक जितने भी आए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। ये वीडियो हमने ऐसे बनाया है कि आप इजी और टफ क्वेश्चंस दोनों को टैकल कर पाएं, कॉज हरियाणा एडी और हरियाणा जुडिशरी में मोस्टली सोगा के इजी क्वेश्चंस ही आते हैं और बिहार जुडिशरी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस टैकल कर लोगे इजीली। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है, तो इस वीडियो से आप समझ लो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके इसे डाउनलोड करके रट लेना, और फिर चाहे जिस एग्जाम में भी सोगा आए आप सारे क्वेश्चंस ठीक कर लोगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या क्वेरी है तब भी आप हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अगर आपने सोगा पढ़ा नहीं है कभी भी, या तो फिर आपको आता नहीं है, देन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द वीडियो राइट हियर एंड स्टडी इट बिफोर वॉचिंग एनी फर्दर। लेकिन अगर आपको सोगा बिल्कुल भी नहीं आता है और आपको 30 तारीख को पेपर देना है, या फिर आगे चल के हरियाणा जे और बिहार जे देना है, और चाहते हो कि आप जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सोगा के उनको 95% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सको, देन यू कंटिन्यू इन दिस वीडियो। और समझ में आए ना आए आप इसे रट लेना, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इस एक्ट में जिसे आप समझ ना सको। वी विल एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग, और अगर आपने ध्यान से सुन लिया सब कुछ तो आप समझ तो जाओगे ही। बाकी इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस वी कैन डू दैट ऑल्सो। प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, बट ट्रस्ट मी ये वीडियो देखने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, because you will get the full content. So that you don't get confused with the terms, we will explain to you all of them. Let us begin our Sale of Goods Act adventure. So please join us. So now let me explain to you all the important terms in the act. So the first one is sale. It is the transfer of ownership, or as mentioned in the Bare Act, general property in goods. It can be with or without delivery. What is delivery now, you might ask? Delivery is transfer of possession. What is a condition? आप ये भी सोच सकते हो कि condition क्या हो सकती है। So condition is nothing but a guarantee. Okay? जैसे आज से पुराने ज़माने में 10-15 साल पहले लोग बाजार जाते थे और वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते थे किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि भाई इसमें गारंटी मिलेगी या वारंटी मिलेगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था, बट धीरे धीरे गारंटी खत्म हो गई। ओके, जैसे मोबाइल आपका खराब हो गया, आपने मोबाइल खरीदा, अगर उसमें गारंटी लगती या फिर कंडीशन लगती तो मोबाइल वापस हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। लेकिन अगर वारंटी होती है तो आपका जो मोबाइल होता है वो आपको ठीक करके मिल जाता है फ्री ऑफ एनी चार्ज। नाउ व्हाट इज एक्चुअल डिलीवरी? एक्चुअल डिलीवरी इज कि आपको सच में डिलीवरी दे दी गई है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है आपको ये भी सोच सकते हो आगे, अगर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है जब ना कोई भी चेंज इन पोजेशन नहीं हुआ, मतलब गुड्स आपके पास पहले से ही थे तो बिना डिलीवरी के ही काम चल जाए। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने दोस्त का फोन लिया कि भाई मैं इसको 4-5 दिन चला के देखूंगा, 4-5 दिन बाद आपने उसको फोन कर दिया कि भाई मुझे ये फोन तो बहुत पसंद आया है, आई विल पे यू $5,000, नाउ आई विल कीप दिस फोन ऑल टुगेदर। तो ये भी एक सेल हो गई और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, क्योंकि आपके पास फोन तो पहले से ही था। व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? सिंबॉलिक डिलीवरी इज यूज फॉर हैवी गुड्स। हमेशा याद रखना, इट इज यूज फॉर हैवी गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अ हाउस और कार, चाबी दे दी, सिंबॉलिक डिलीवरी ओवर। अब आप पूछ सकते हो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या हो सकते हैं? Existing goods are which are existing at the time of the contract. Future goods क्या होते हैं? Which are obviously not in existence at the time of contract. What are specific goods? These are those goods which are identified and agreed at the time of the contract. Ascertained goods. These are identified specifically at the time of the contract.
What are unascertained good? These are not specifically identified at the time of the contract. What are contingent goods? These are dependent on any contingency or any condition. Okay, so for example, if you go to a shop and say, I'll buy this watch if my salary comes, then this is based on a condition that if my salary comes on time, I'll buy this watch. Now, biggest thing that you need to understand, okay, what is the difference between sale and an agreement to sell? So sale is an executed contract, okay, always remember that. All promises are fulfilled. जितने भी promises थे सब कुछ fulfill हो चुके हैं. अब contract execute हो चुका है, sale हो चुकी है, okay. It is an executed contract. Agreement to sell क्या होता है? It is an executory contract. यानी there are some promises which are left to be performed, okay. So that is it. These are all the terms that you need to know, okay, briefly, which will help you to move forward in this video and understand each and everything that we are about to tell you. So now let us destroy this act. Always remember, जो यहाँ है वो अन्य कहीं भी हो सकता है, परंतु जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है. So that is why just study this part and you will attempt each and every question with 95% accuracy. This is a guarantee, not a warranty. This is a guarantee by Prelims Master. So let us start. Sale of Goods Act 1930. All of you know this. What's the enforcement date? It is 1 July 1930. The Sale of Goods Act comes from Chapter 7 of the Indian Contract Act, that is Section 76 to 123. Okay. So जब सोगा 1930 आया, Chapter 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिपील हो गया 76 टू 123. देयर आर नो इलस्ट्रेशंस इन दिस एक्ट. एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है. बट एक चीज आपको याद रखनी है कि मोस्टली जितने भी सेक्शंस हैं दे आर बेस्ड ऑन इंग्लिश केसेस. ओके, देयर आर 7 चैप्टर्स एंड 66 सेक्शंस. द वर्ड इंडियन वाज रिमूव्ड ऑन 22 दिसंबर 1963. इसी को 1963 अमेंडमेंट कहते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इस एक्ट की. बहुत ही ज्यादा कम अमेंडमेंट्स हुई हैं इस एक्ट में, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1963 अमेंडमेंट. सेक्शन 2 में आपका डेफिनेशन क्लॉज दिया गया. टोटल 15 डेफिनेशंस हैं. एक एक करके इनको डील कर लेते हैं. 2.1 में है बायर, 2.13 में है सेलर, 2.2 में है डिलीवरी. डिलीवरी का मतलब एज आई एक्सप्लेन टू यू अर्लियर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है. 2.3 में है डिलीवरेबल स्टेट. डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है? दैट गुड्स आर इन सच अ स्टेट दैट द बायर अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू टेक देयर डिलीवरी. जो बायर है ही इज बाउंड टू टेक देयर डिलीवरी. ऐसी स्टेट में गुड्स को रख दिया गया है ताकि बायर अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही इज बाउंड टू टेक देयर डिलीवरी. 2.6 इज फ्यूचर गुड्स. ओके, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? विच आर ईदर मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, अक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट. 2.7 में गुड्स हैं. अब देख लेते हैं व्हाट ऑल थिंग्स आर गुड्स. एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड. स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass, things attached forming part of the land agreed to be severed before sale, air, water, electricity, ship, tree after they are cut, copyright, trademark, foreign currency, all these things are goods. What are not goods? Okay, what all things are not goods? That is money and actionable claim. Section 2.8 gives you the definition of insolvent. It means either the person has ceased to pay his debts or he cannot pay. Now don't confuse this with the insolvency and bankruptcy code की बंदा दिवालिया हो गया है, that is why now he is become insolvent. Insolvent का सोगा के अंदर सिंपल सा मतलब है या तो बंदा पैसा दे नहीं सकता या तो फिर वो देना ही नहीं चाह रहा. Okay, both the things, that is the definition of insolvent in Sale of Goods Act 1930. 2.10 में प्राइस की डेफिनेशन है. प्राइस क्या होता है? मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स. याद रखना, मनी कंसिडरेशन. 2.14 में है स्पेसिफिक गुड्स. इसकी डेफिनेशन क्या है? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय द पार्टीज. दैट इज आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Now let us move on to Chapter 2. Chapter 2 is formation of the contract. Okay, it stretches from Section 14 to Section 17. Now Section 4 tells us about sale and agreement to sell. Always remember, if it is between one part owner and another, then also it is
an agreement to sell. Contract of sale can be both absolute or conditional. Sale is bilateral, meaning it is between two parties, that is seller and the buyer. Now always remember, in agreement to sell, the buyer will get ownership on fulfillment of either a condition or elapse of time. Okay, दो चीजों में उसको ओनरशिप मिलेगी, या तो फिर कंडीशन फुलफिल हो गई हो या फिर elapse ऑफ टाइम के बाद. अब और सेल में कब उसे मिलेगी बायर को ओनरशिप? इमीडिएटली मिल जाती है. अब दो चार इलस्ट्रेशंस हैं, इनको आप ध्यान से देख लो. अगर आपने क्लब मेंबर्स को गुड्स या लिकर, ठीक है, प्री डिसाइडेड प्राइसेस को दिए, एक क्लब है उसने अपने मेंबर्स को गुड्स दिए या फिर लिकर दी प्री डिसाइडेड प्राइस पे, तो वो सेल नहीं है. इट इज सिंपली अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट सेल. कीप दैट इन माइंड. अगर एक ऐसा आदमी है जिसके ना गुड्स अटैच हो चुके हैं, तो ही कैन बाय इट हिमसेल्फ. ऑलवेज रिमेंबर दैट अ पर्सन हुज गुड्स हैव बीन अटैच्ड कैन बाय इट हिमसेल्फ. इफ अ पर्सन हु इज टू बाय गुड्स, ठीक है, जिस बंदे को गुड्स खरीदने थे, उसके पास दो राइट हैं, ईदर ही कैन बाय देम और ही कैन रिटर्न देम, देन इट इज नॉट अ केस ऑफ सेल. ओके, सेल एंड परचेज ऑफ डेड बॉडी, इट इज नॉट सेल. पेंटिंग डोर्स और विंडोज, इट इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट सेल. अगर आपने किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन या मैप बनवाया, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ सेल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल? सिंपल सी बात है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज. सेक्शन 5 हमें क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेक्शन है, बस इसके अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो डिलीवरी और प्राइस होगा, डिलीवरी और प्राइस या तो इमीडिएट हो सकता है, या तो वो इंस्टॉलमेंट्स में हो सकता है, या तो वो पोस्टपोन भी हो सकता है. सेक्शन 6 टेल्स अस अबाउट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स. ठीक है, अब देखो सेक्शन 7 और सेक्शन 8, इन दोनों को हम एक साथ डील करेंगे. सेक्शन 7 के अंदर है गुड्स पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर गुड्स पेरिश हो गए कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही वो खत्म हो गए, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. और ऐसा तभी होगा when it was without the knowledge of the seller, otherwise he has to pay compensation, but not if the buyer knew. Please check out section 56 of the Indian Contract Act. वहीं section 8 में क्या होता है कि goods are perishing before sale but after agreement to sell, तो इस situation में भी void हो जाएगा, but it is without the fault of the buyer and seller. अब सिंपल सा डिफरेंस क्या है 7 और 8 में, कि 7 के अंदर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही पेरिश हो चुके हैं, 8 के अंदर अग्रीमेंट टू सेल के बाद और सेल से पहले, ठीक है, उस दोनों के बीच में गुड्स पेरिश हो रहे हैं. इसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर एक डिफरेंस और है सेक्शन 7 और 8 में, कि सेक्शन 7 में सिर्फ सेलर की बात हो रही है और 8 के अंदर फॉल्ट जो है विदाउट द फॉल्ट ऑफ बायर सेलर दोनों की बात की गई है. पेरिशिंग का मतलब क्या होता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. सिंपल सी बात है, 300 रुपए किलो आपने टमाटर खरीदे, लेकिन 10 दिन बाद क्या उनकी कोई वैल्यू बचेगी? नॉट एट ऑल. ठीक है, सेक्शन 7 और 8 में आपको एक चीज और याद रखनी है, दे ओनली टॉक विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक गुड्स. सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस. अब एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस होती कैसे है? इट कैन ईदर बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टी. एक चीज हमेशा याद रखना, इफ द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, ओके, बायर has to pay reasonable price. Now what is a reasonable price is a question of fact. Section 10 बात करते हैं agreement to sell at valuation. Okay, so section 10 talks about that the price is to be fixed by the valuation of a third party. Now if the party themselves, party खुद से या फिर third party is unable to determine the price, मतलब वो determine price नहीं कर पाए, तो क्या होगा? void हो जाएगा. Section 29 Indian Contract Act. Please check it out also. Now goods are accepted by the, if the goods, okay, are accepted by the buyer wholly or partially, then he has to pay a reasonable price. Okay, now let us look at section 11 stipulations as to time. Stipulations का मतलब मैं बता दूं, stipulations are the conditions mentioned in the contract. So time of payment के बारे में दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, हम आपको भी बताने वाले हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर, टाइम ऑफ पेमेंट तभी रोल प्ले करेगा व्हेन इट इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारी सिचुएशंस तभी अराइज करेंगी इफ टाइम ऑफ पेमेंट इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो पहली बात, दैट टाइम ऑफ पेमेंट शेल नॉट बिकम अ कंडीशन अनलेस स्पेसिफिकली मेड अ कंडीशन बाय द पार्टीज. मतलब टाइम ऑफ पेमेंट कंडीशन नहीं बनेगी अनटिल एंड अनलेस पार्टीज ने उसको स्पेसिफिकली कंडीशन बनाया है, एंड देन इट कैन नॉट बी ब्रीच्ड.
Now, when parties consider time to be essence of the contract, okay, then condition can rescind the contract if payment is not made on time. और हमेशा याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम इज ऑलवेज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सेक्शन 11 की जो मेन लैंग्वेज है, इट सेज टाइम इज यूजुअली नॉट ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं है. इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम इज ऑलवेज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ इट इज क्लियर फ्रॉम द पार्टीज, ओके, दैट द डैमेज विल बी कॉज्ड इफ टाइम इज नॉट फॉलोड, then according to the nature of the contract, it is time is considered as the essence of the contract. Now let us look at section 12, conditions and warranty. Okay, section 12(2) में आपको conditions दी गई हैं. Okay, these are essential to the main purpose of the contract. Conditions वो चीज़ होती हैं which are essential to the main purpose of the contract, और if it is not followed, contract is repudiated. Section 12(3) में आपको क्या बात बताई गई है कि वारंटी के बारे में बताया गया है. ओके, इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी. ओके, और इस केस में आपको सिर्फ डैमेजेस ही मिलते हैं. सेक्शन 13 क्या बात करता है कि व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, तो कब कंडीशन को वारंटी माना जाएगा? तो इसमें दो सिचुएशन होती हैं, ईदर बाय द वेवर ऑफ द बायर और बाय हिज इलेक्शन, विच इज मेंशन्ड इन 13 सब क्लॉज 1, और बाय एक्सेप्टेंस वेयर बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स इवन ऑन वायलेशन ऑफ अ कंडीशन. ठीक है, जब उसने कंडीशन वायलेट हुई उसके बाद भी बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, तो ये 13(2) में मेंशन्ड है. इन दो सिचुएशंस में, ठीक है, condition will be treated as a warranty. Now let us look at section 14, implied undertakings as to title. Okay, अब इसके अंदर दो situations हैं, बड़े आराम से बड़े easily समझ लेते हैं. implied condition on part of seller क्या होगी? अगर sale है तो क्या होगी implied condition seller के part में कि that he has a right to sell the goods. अगर agreement to sell है तो seller की implied condition क्या होगी? that he has a right to sell goods when the property is to pass. Okay, अब employed warranty किसके रिस्पेक्ट में होती है? बायर के रिस्पेक्ट में. तो बायर के रिस्पेक्ट में employed warranty क्या है? that he will enjoy quiet possession of the goods which are free from any charge or any encumbrance. Now section 14(b) में implied warranty होती है, ये आप लोग याद रखना. अब एक important चीज, ठीक है, if there is a defect in seller's right yet titled, okay, due to which the buyer has not been able to get full rights and which can also be ejected, then the buyer will be able to return goods and get the full price back. अब इसको मैं easily समझा देता हूँ. मान लो आप गए किसी शॉप पे घड़ी लेने, ठीक है, आपने घड़ी परचेज कर ली, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चला या कुछ दिन बाद आपको पता चला कि भाई that was a stolen property. Then the buyer can go to the shopkeeper and tell him that I am returning your goods and give me the price that I paid. Now let us look at section 15. It is sale by description. इसके अंदर सिंपल सा फंडा ये है कि बायर ने गुड्स को कभी देखा नहीं है और वो सेलर की ना डिस्क्रिप्शन पे खरीद रहा है. और इसके अंदर सिचुएशन क्या होगी कि भाई फूल गोभी बोल बता के डिस्क्राइब करके आपको कोई पत्ता गोभी नहीं बेच सकता. नाउ लेट अस लुक एट सेक्शन 16, द मच फेबल्ड implied conditions as to quality और फिटनेस. इसी को कहते हैं कैविएट एम्प्टर. कैविएट एम्प्टर मीन्स बायर बिवेयर. ओके, बायर मस्ट ऑलवेज बी अवेयर. ठीक है, उसको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा बायर को. बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिस सिचुएशन में ये जो सेक्शन 16 है वो अप्लाई नहीं करेगा. ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन है? जब बायर ने इन्फॉर्म कर दिया था सेलर को कि किस पर्पस के लिए उसे गुड्स चाहिए. ठीक है, जब बायर जो था वो रिलाई कर रहा था स्किल और जजमेंट ऑफ सेलर पे. ठीक है, या तो फिर जब गुड्स आर ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज इन द सेलर्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू सेल, मतलब जैसे गुड्स वो यूजुअली सेल करता है ना सेलर, उसी डिस्क्रिप्शन के थे गुड्स. सेक्शन 16(2) आपको याद रखना है कि इसके अंदर मर्चेंटेबल क्वालिटी की बात की गई है. व्हाट इज मर्चेंटेबल क्वालिटी? इट मींस रीजनेबल कॉमन स्टॉक. ओके, and always remember, when some portion of the goods are defective, buyer can return the whole goods. 16(3) talks about implied conditions or warranty under usage of trade. 16(4) talks about express conditions or warranties. Now let us look at section 17, sale by sample. Okay,
अब सेल बाय सैंपल जब भी होगा ना, तो इसके अंदर इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या होंगी, दैट द बायर के पास क्या क्या है राइट्स, दैट द बल्क कॉरेस्पॉन्ड्स विद द सैंपल, दीज आर द इम्प्लाइड कंडीशंस, ठीक है. That buyer has reasonable opportunity of comparing bulk with the sample, and that the goods that the buyer is purchasing are free from any defect which renders them unmerchantable. Now let's look at chapter 3, that is effects of the contract, which stretches from section 18 to section 30. section 18 में सिंपल सी बात की गई है कि that the goods must be ascertained. ठीक है, अगर आप किसी भी अनएसरटेन चीज का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हो तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी जब तक गुड्स को आपने एसरटेन कर लिया है कि नहीं. नाउ व्हेन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तब सेक्शन 18 और सेक्शन 20 to 24 के रूल्स अप्लाई करेंगे. Now what is section 19? It talks about property passes when intended to pass. अब इसके अंदर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट फंडा आपको ये याद रखना है, that acknowledgement by the bailey, that when the goods are already with the bailey, जब goods उसके पास पहले से ही पड़े हुए हैं, तो प्रॉपर्टी जो है ना वो बायर को तभी जाएगी when he fulfills conditions stated by the seller. Please remember. Now let us look at section 20 to 25 really quickly, because there's nothing which is very important in them, but please try to remember them. Section 20 talks about specific goods in a deliverable state. 21 talks about specific goods to be put into a deliverable state. 22 talks about specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything to ascertain price. Section 23 talks about sale of unascertained goods and appropriation. Section 23(2) हमेशा याद रखना है, इसके अंदर delivery to carrier की बात की गई है. Section 24 talks about goods sent on approval or on sale or return basis. Basis. Section 25 talks about reservation of right of disposal. Now let's deal with section 26. Section 26 talks about risk prima facie passes with the property. जो रिस्क है वो प्रॉपर्टी के साथ ही चला जाएगा. ओके, अब इसके अंदर आपको याद रखना है कि ट्रांसफर रिक्वायर्ड है, डिलीवरी रिक्वायर्ड नहीं है. When delay in delivery, पार्टी इन फॉल्ट बेयर्स द रिस्क. जिसका भी फॉल्ट है दैट पार्टी विल बेयर द रिस्क. अब सर्टेन कंडीशंस में क्या होता है कि रिस्क कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी. नाउ व्हेन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट कैन बी सेपरेटेड और ट्रेड और कस्टम. ओके, now section 27, sale by person not the owner, also known as nemo dat quod non habe, meaning nobody can pass on a better title than which he himself has. Now if this section comes into play when the sale is by a person who is not the owner. Now the buyer of stolen goods does not get a right against the actual owner. Please always remember that. But there are some exceptions to section 27 जहाँ पे nemo dat quod non habet नहीं लगेगा. Okay, when the sale is by a person in possession under voidable contracts under section 29. Now where the seller or buyer are in possession after sale in section 30, or when you are exercising your right of lien or stoppage in transit. Now let's look at chapter 4, performance of the contract. It stretches from section 31 to section 44. Section 31 talks about duties of seller and buyer. Section 32 talks about payment of delivery. Payment and delivery are concurrent conditions. Section 33 talks about delivery. Section 34 talks about effect of part delivery. इसका effect क्या होता है? It has the same effect as delivery of the whole. Section 35 talks about buyer to apply for delivery. भाई सिंपल सी बात समझ लो, seller is not bound to deliver until buyer applies for it. ठीक है, और कुछ इसके अंदर नहीं है. Now let us look at section 36, rules as to delivery. Okay, now I'll tell you one rule and what all situations can take place. सबसे पहले बात करते हैं place of delivery. Place of delivery क्या होगी? तो जहाँ पे goods थे at the time of sale, where they are at the time of sale, where the goods were sold, if they were not in existence, okay, then where they were manufactured or produced. इन सब जगहों पे place of delivery हो सकती है. Time of delivery क्या होगा? If no time is fixed, seller is bound to send within a reasonable time. If goods are in possession of a third person, then no delivery by seller to buyer unless third person acknowledges to the buyer that he holds the good. मतलब सेलर से बायर को तब तक नहीं जाएंगे गुड्स जब तक थर्ड पर्सन एक्नॉलेजमेंट ना दे दे बायर को दैट हाँ भाई मेरे पास सामान पड़ा हुआ है. नाउ डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी
इसको रीजनेबल आवर में आपको करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली सेलर। सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटीज। अगर गलत क्वांटिटीज की डिलीवरी हो गई देन व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन। अगर कम सामान दिया, जितना कॉन्ट्रैक्टेड था उससे कम सामान दिया, देन द बायर कैन रिजेक्ट the whole goods. If he accepts them, then he shall pay at the contracted rate. Always remember that. अगर ज़्यादा सामान दे दिया जितना कॉन्ट्रैक्टेड था, then buyer can accept the contracted goods and reject the rest, or he can reject the whole. But if he accepts the whole, then he shall pay at the contracted rate. अगर डिलीवरी में आपको कुछ गुड्स मिक्स करके दे दिए with those goods of different description, then you can accept the goods according to the contract or reject the rest, or the buyer can reject the whole goods. Now let us look at section 38, installment deliveries. Now buyer is not bound to accept delivery in installments unless otherwise agreed, but that is true for everything in contract, sale of goods, partnership. So there are two situations under it. फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सेलर, अनदर इज विद रिस्पेक्ट टू बायर. तो अगर सेलर ने या तो उसने डिलीवरी नहीं की, या तो उसने डिफेक्टिव डिलीवरी की, और वहीं बायर ने या तो उसने डिलीवरी लेने से निगलेक्ट कर दिया, या तो फिर उसने डिलीवरी रिफ्यूज कर दी. तो अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज रिप्यूडिएटेड और कॉम्पनसेशन विल बी गिवन इफ द ब्रीच इज सेवरेबल. Look at section 40, risk where goods are delivered at a distant place. Now, when the seller agrees to send at his own risk at the place other than where the goods are, तब किसका रिस्क होगा? मतलब गुड्स जहाँ पे नहीं, जहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं, किसी और जगह भेजना है सेलर को सामान, तो जो रिस्क होगा ना डिटीरियोरेशन इन ट्रांजिट का, वो बायर पे करेगा. बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई एबनॉर्मल डिटीरियोरेशन हो गई ना इन ट्रांजिट के अंदर, तो रिस्क होगा सेलर का, और कोई नॉर्मल डिटीरियोरेशन है इन विच इज नॉर्मल इन द कोर्स ऑफ थिंग, तो रिस्क होगा बायर का. Section 41 talks about buyer's right of examining the goods. Section 42 talks about acceptance. Section 43 talks about buyers are not bound to return the rejected goods. Section 44 talks about liability of the buyer for neglecting or refusing delivery of goods. तो क्या होगा उसकी liability buyer की? He will pay compensation for the loss that is occasioned. Now let's look at chapter 5, rights of the unpaid seller against the goods, which stretches from section 45 to section 54. आपको याद रखना है कि अब जितनी भी बातें हम करने वाले हैं सेक्शन 54 तक, ये सारी अनपेड सेलर के बारे में होने वाली हैं. तो सेक्शन 45 में अनपेड सेलर इज डिफाइंड. सिंपल सी बात है, जिसको फुल पेमेंट नहीं मिली हो कैसे भी. ओके, सेक्शन 46 इज अनपेड सेलर्स राइट. अब वैसे इसके 4 राइट होते हैं, लेकिन अगर आपसे पेपर में आया ना MCQ के अंदर कि कितने राइट होते हैं, तो आपको 3 ही करके आने हैं. ये जो 1 2 3 मैं बताऊंगा यही 3 राइट्स हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक ओके 4 राइट्स होते हैं. पहला होता है लियन. अब बहुत से बच्चे हमें मैसेज करके पूछते हैं कि सर लियन का मतलब क्या होता है, और ये वो बच्चे हैं जो कि 2-2 2.5 लाख रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा महंगी कोचिंग्स कर चुके हैं, लेकिन इनको लियन का मतलब ही नहीं पता होता. अब इनकी अंडरस्टैंडिंग में कमी है या समझाने वाले की, दैट दे नो, बट लियन आज वंस एंड फॉर ऑल आप समझ लो, इसके बाद कभी आप भूलोगे ही नहीं. इट मीन्स रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, किसी भी सामान पे कुंडली मार के बैठ जाना, समझ गए. और कुंडली मार के तो आप तभी बैठोगे ना जब आपके पास वो गुड्स पहले से ही हैं. दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 47, और this applies only when the goods are in possession of the seller as bailey or agent of the buyer. Now the second right is stoppage in transit, insolvency of the buyer. जब buyer insolvent होगा तभी stoppage in transit का right arise होगा. It is mentioned in section 49. Right to resale section 54 के अंदर दिया गया है, and when resale happens, rescission of the original contract takes place. अब मैं आपको फिर से स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अगर MCQ के अंदर आपसे पूछेगा कितने राइट्स हैं, आपको ये 3 ही करके आने हैं. बट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चौथा राइट भी है, वो है कि अगर सेलर ने पार्ट डिलीवरी की है, ठीक है, देन ही कैन एक्सरसाइज लियन ऑन द रिमाइंडर. ये सेक्शन 48 के अंदर मेंशन्ड है. अब आपको ये बात याद रखनी है कि लियन जो होगा, इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड फॉर प्राइस एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. ओके, नाउ व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, द सेलर कैन नॉट विदहोल्ड द रेस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स even if one installment is not paid, unless the buyer has become insolvent or contract has been rescinded by his fault.
एक बार फिर से देख लेते हैं इसे. Goods are delivered in installments. The seller cannot withhold the rest of the installments, even if one installment is not paid, unless the buyer has become insolvent or contract has been rescinded by his fault. Section 49 talks about termination of lien. Now, कैसे होगा? When the goods are delivered to the carrier or bailee, buyer or his agent obtains the possession or by waiver. अब एक चीज याद रखना हमेशा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट्स व्हेन द राइट टू लियन एंड्स. क्योंकि लियन तब होगा जब सेलर के पास गुड्स ऑलरेडी हैं और उसने डिलीवर नहीं किया उन्हें, तो वो लियन एक्सरसाइज करेगा. लेकिन अगर वो गुड्स भेज चुका है तब वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करेगा, मतलब उसकी पोजीशन में नहीं है गुड्स. स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? सेक्शन 52, सेक्शन 52. सेक्शन 50 के अंदर क्या मेंशन्ड है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. आपको याद रखना है, ये तभी एक्सरसाइज होगा व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट. Section 51 talks about duration of transit. Now, from the time they are delivered to the carrier or bailee to until buyer or his agent takes the delivery, that is the duration of transit. Section 52 क्या बात करता है? How stoppage in transit is affected. It talks about actual possession or notice to the carrier or bailee. कैसे अफेक्ट होगा? एक्चुअल पोजेशन ले लो और नोटिस दे दो कैरियर या बेली को. सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं है इन सेक्शंस के अंदर. नाउ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड्स कब एंड हो जाएगा? इफ बायर गेट्स द गुड्स लॉफुली बिफोर दे रीच द डेस्टिनेशन. ठीक है. सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर. नाउ सिंपल सी बात है, अगर बायर हैज सोल्ड द गुड्स to any other person without permission of the seller, ठीक है, then this sale does not affect the rights of lien or stoppage in transit of the seller. Now such a right of seller कब खत्म होगा? When sale was with his permission and delivery of document to title of goods. इन दो केसेस में ये वाला राइट एंड हो जाएगा. सेक्शन 54 किस बारे में बात करता है? सेल नॉट जनरली रिसेंडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट. नाउ लियन या stoppage in transit by the seller does not lead to rescission of the contract of sale. याद रखना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है. लियन और stoppage in transit अगर होगा, ठीक है, तो it does not lead to rescission of the contract. ठीक है. बट अगर सेलर ने राइट रिजर्व कर रखा था, ठीक है, कर गया, तब रिसेंड हो जाएगा. अब वहीं राइट टू रीसेल की बात है तो सिंपल सी बात है, उसमें सीधा कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो जाएगा. नाउ इफ द गुड्स आर पेरिशेबल देन विदाउट आस्किंग द बायर. पेरिशेबल गुड्स हैं तब सेलर को उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है. अगर नहीं है तो उसे बायर को नोटिस, जो बायर एट फॉल्ट है उसको एक नोटिस देना पड़ेगा. ओके, एक्सेप्ट द रिजर्व राइट. द सेलर without giving reasonable notice to the buyer at fault sells the goods, then he cannot sue for breach of contract. ठीक है, मतलब वो damages नहीं रिकवर कर पाएगा and he will have to give benefits received to the buyer. Chapter 6 क्या बात करता है? Suits for breach of contract. They stretch from section 55 to section 61. Section 55 talks about suits for price. Section 56 talks about damages for non-acceptance. Section 60 talks about repudiation of contract before due date. That is, no need to wait. Section 61 talks about interest by way of damages or special damages. Section 62 talks about exclusion of implied terms and conditions. यानी कि to get out of implied terms and conditions, you can get out of them either by express contract, by course of dealings, by usage which binds both the parties. Now section 63 talks about reasonable time is a question of fact. Very important section, please remember it. Section 64 talks about auction sale. Now टू सिचुएशंस आई टेल यू अबाउट. ऑक्शन सेल वॉइडेबल कब होगी? या तो जब सेलर ने खुद ही हिमसेल्फ बिड किया हो, ठीक है, या तो फिर उसने किसी ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय किया हो जो कि उसके बिहाफ पे बिड कर रहा हो, या फिर ऑक्शनियर जो है ही नोइंगली इज टेकिंग बिड्स फ्रॉम द सेलर. ठीक है, और ऐसी सेल को बायर जो है वो फ्रॉडुलेंट भी करवा सकता है. ऑब्वियसली बिड का प्राइस इंक्रीज करवाने के लिए ऐसा किया जाता है. दूसरी सिचुएशन में ऑक्शन सेल कब वॉइडेबल होगी? व्हेन द सेलर वाज यूजिंग प्रिटेंडेड बिडिंग. नाउ रिमेंबर सेक्शन 64A, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज टैक्सेस टू बी एडेड और डिडक्टेड. पार्टीज खुद कर सकती हैं ये, यानी कि इंक्रीज कर सकती हैं, डिक्रीज कर सकती हैं या फिर रिमिट कर सकती हैं. दिस सेक्शन केम फ्रॉम द 1963 अमेंडमेंट. Always remember that. So that is it. Now since we have destroyed this act, now we will move forward to all straight previous year questions.
Now let us begin destroying the all state previous year questions asked in each and every exam held in India. So the first question is, what is the enforcement date? It is 1 July 1930. Chapter 7, Section 66. It deals with movable goods only. SOGA is based on English SOGA 1893. Sale of goods creates a jus in rem. An agreement to sell creates a jus in personam. Future goods is defined in Section 26. Future goods mean goods which are not yet in existence. Goods in Section 27 is neither an actionable claim nor money, which is not included in the definition of goods, actionable claim. Goods in Section 27 includes every kind of movable property other than actionable claims and money. Goods within the meaning of Section 27, things attached to the land which are agreed to be severed before sale, and things forming part of the land agreed to be severed before sale. Delivery under SOGA means voluntary transfer of possession from one person to the another. Delivery can be symbolic, actual, and constructive. Okay, remember this point. Property in Section 211 means that the general property in goods. Not correct difference between sale and agreement to sell. क्या है incorrect difference? That the sale creates a jus in personam and whereas agreement to sell creates a jus in rem. जबकि उल्टा होता है. करेक्ट डिफरेंसेस क्या हैं सेल और अग्रीमेंट टू सेल के? सेल अफेक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स. Agreement to sell gives either party a remedy for default in fulfilling this part of the agreement. अब सेल में एक और डिफरेंस होता है कि बायर इफ बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड्स, सेलर में sue for price. But in agreement to sell, seller can sue only for damages. सेल में if the goods are destroyed, the loss falls on the buyer. लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में अगर गुड्स खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो लॉस होगा सेलर का. Now let us look at an illustration question. A agrees to supply B sunflower seeds for extraction of oil at a future date at a price not fixed as per the current market price. Can he do so? Obviously, Section 6 अगर हमने अभी जो पहले आपको बताया था, recognizes the agreement affecting present sale of future goods. A contract is called sale where the property in goods is transferred from seller to the buyer. Section 9 talks about ascertainment of price. In an agreement to sell the goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party. But third party has failed to make the valuation. तब क्या होगा? Buyer and the seller cannot make the valuation themselves and contract becomes void. Where the price of the goods under contract of sale is to be fixed by the valuation of a third party, okay, who fails to fix the valuation, but the goods are supplied to the buyer in Section 10, the buyer is liable to pay reasonable price for the goods. Okay, तो अगर agreement to sale में third party fail हो गई, then the seller cannot make then the buyer and the seller cannot make valuation and contract becomes void. लेकिन अगर sale के अंदर third party ने fails to fix the price and goods are already supplied to the buyer, okay, the buyer is liable to pay reasonable price. Contract of sale of goods can be either conditional or absolute. In sale of goods, conditions is a stipulation essential to the main purpose of the contract. अगर उसका breach हुआ, repudiation of the contract होगा. Warranty is a stipulation in the contract which is collateral to the main purpose and breach of it gives rise to claim for damages. Next question, contract for sale of specific goods है, ठीक है. If at the time of contract the goods have without the knowledge of the seller perished, then contract is void for both the parties. Next question, a stipulation essential to the main purpose of contract, the breach of which gives rise to agree party right to repudiate the contract is known as condition. Not a correct statement that stipulation as a warranty may not be treated as a condition, but that is not the case. Correct statement is conditions and warranties are stipulations in the contract of sale. Condition is a stipulation which is essential to the main purpose of contract. Warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. Next question, incorrect statement क्या दी हुई थी? Warranty is accompanied with a right to reject the goods but without right to claim damages. This is not a correct statement. Correct statement is stipulation as to time of payment is not deemed to be essence of the contract of sale unless otherwise specified, and warranty is a stipulation in contract essential to the main purpose of collateral to the main purpose of the contract. Implied warranty in every contract of sale, section 14B के अंदर given है. Conditions and warranties in contract may be express or implied.
Caveat emptor is given in section 16. Caveat emptor means let the buyer be aware. In a sale by sample, the implied condition is that the bulk correspond with the sample. Buyer has a reasonable opportunity of comparing bulk with the sample. That the goods are free from any latent defect. That the goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable. Now next question, unless the goods are ascertained, no property in goods passes to the buyer, given in section 18. Goods are said to be in a deliverable state where the buyer is bound to take their delivery under contract. An exporter in India, okay, now this is a big question, मैं आपको इसे शॉर्ट करके समझा देता हूँ. इंडिया में एक एक्सपोर्टर था, उसको सामान भेजना था जर्मनी में, बासमती राइस भेजना था, ठीक है. एक्स इंडिया में बैठा था, उसको जर्मन वाई को सामान देना था बासमती राइस. अब उसको ये काम करना था जेड शिपिंग कंपनी के थ्रू, ठीक है, जेड शिपिंग कंपनी के थ्रू. और जो सामान जाना था ना वो इटालियन पोर्ट है जेनोआ का, वहां से जाना था, मतलब इंडिया से जाना था गुड जेनोआ पोर्ट जेड कंपनी के थ्रू, फिर उसे जाना था ऊपर जर्मनी थ्रू लैंड. अब उसको शिपमेंट करने में ना वाई को देरी हो गई, तो जब देरी हो गई तो उसने Z1 कंपनी को यूज कर लिया. और Z1 कंपनी जो थी वो जेनोआ से गई नहीं, वो गई टर्की से, ठीक है, वो जेनोआ की जगह टर्की से चली गई. और हैम्बर्ग पोर्ट जो है जर्मनी का, वहां पे पहुंची 40 दिन लेट. अब ठीक है, अब ह्यूमिडिटी लेवल्स की वजह से जो गुड्स थे दे प्यूट्रिफाइड, दैट इज खराब हो गए. अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है कि सेलर विल हैव टू टेक द रिस्क and be liable to pay damages, and because under section 26 until the delivery the risk remains that of the seller. Nemo dat quod non habet किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 27 में. Nemo dat quod non habet का मतलब क्या होता है? No man can confer a better title than which he himself has. It is an established principle of rule of transfer of property. As per section 41, the buyer must have reasonable opportunity to examine the goods for the purpose of ascertaining that the goods are in a conformity with the contract. ठीक है, इसीलिए ज़रूरी होती है एग्जामिनेशन बायर के द्वारा. चैप्टर 5 में सेलर इंक्लूड सेलर का एजेंट एज वेल. राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर कहाँ गिवन है? सेक्शन 46 में. अनपेड सेलर कौन कौन से राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का after he has parted with their possession, right to lien and right to resale. जैसा कि मैंने आपको बताया था एक और राइट है, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो हमें ये तीन ही टिक करके आने हैं. Unpaid seller can exercise his right of stoppage of goods in transit where the buyer has become insolvent. Unpaid seller may exercise his rights of stoppage in transit by taking actual possession of the goods, by giving notice of his claim to the carrier or other bailee in whose possession the goods are. Whether goods in transit can be stored by the unpaid seller after agreeing to receive price later on when the buyer has become insolvent? Obviously yes. Which of the rights of an unpaid seller can be exercised only when the buyer has become insolvent and not otherwise? Once again, stoppage in transit. Section 57 talks about suits for damages for non-delivery. In sale of goods by auction, as soon as the hammer fall, what happens? The goods become property of the buyer, even if there is a condition that the goods shall not be removed before payment. In section 63, reasonable time is a question of fact, where a consignee, okay, entered into a contract for sale of goods with a third person, but before sale and without knowledge of the vendor, the goods were looted away in transit. The contract of sale is void. Incorrect statement: when sale is made by an auctioneer, okay, and issue is to pass good title to the buyer, the sale is made by him when acting in the ordinary course as an owner of goods. ये गलत स्टेटमेंट है, because auctioneer is never the owner of the goods. Okay, correct क्या है? Auctioneer is only in possession of goods with the consent of owner, and buyer acts in good faith, and buyer has no notice at time of the contract that seller has no authority to sell. Now, a seller delivers to the buyer a larger quantity of goods than what he was ordered, which is incorrect. The buyer can retain the whole goods but make payment only for the goods order. That is incorrect. Correct क्या होगा? Buyer has right to reject the whole goods, okay, or buyer has right to accept the whole goods, and buyer has right to accept only the goods order and reject the rest.
अनपेड सेलर कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 45 में। सेक्शन 31 सेलर है की ड्यूटी क्या है? टू डिलीवर द गुड्स। और बायर की ड्यूटी क्या है सेक्शन 31 में? टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। बिल ऑफ लेडिंग याद रखना इज नीदर अ बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर अ प्रोमिसरी नोट। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था सेल एंड स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। Now remember, a case in which transit of good comes to an end, in which case transit of goods comes to an end, when the buyer or his agent in that behalf obtains the delivery of goods before their arrival at the appointed designation, where there is ठीक है अपॉइंटेड डेजिग्नेशन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the buyer when the contract of sale of goods is made. What is true with respect to delivery of goods by the installments? Simple, buyer is bound to accept the delivery by installments only if agreed between parties at the time of the contract. Specific goods का क्या मतलब होता है? Goods which are identified and agreed upon at the same time. So all state previous year questions आज तक जितने भी आए थे सारे के सारे we have destroyed. I will repeat once again, जो यहाँ है वो अन्य कहीं भी हो सकता है, परंतु जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है. So just watch this video a couple of times more to get a better understanding. This PDF is available on our Telegram group. बस इतना रट लो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, यू विल अटेम्प्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम करेक्टली. सो थैंक you for joining us. If you like the video, please subscribe to our channel and press the like button. If you didn't like it, then don't. Thank you for watching. I'll see you next time. Sayonara.